गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपकी जो 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अध्याय 5 के बारे में, जो 5वां चैप्टर है। स्टूडेंट्स, मेरे पास काफ़ी समस्या आती है कि जो सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, वो कहते हैं कि सर आप हमें सारे चैप्टर कराओ, और क्योंकि हमारे स्कूल में जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा लिखाई जाती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपके स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोलॉजी की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उन्होंने इनको पहले पढ़ा नहीं है। जो बायोलॉजी के टीचर हैं वो एग्रीकल्चर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जो केमिस्ट्री के टीचर हैं वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इस वजह से आपके स्कूलों में जो प्रॉपर वो ढंग से वो चल नहीं पाती क्लासेज, और इस वजह से बच्चों को आगे भी परेशानी होती है। जैसे जब वो जेट ICR में जाते हैं तो उनका एक बार में सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो सारी चीज़ों से वंचित हो जाते हैं जो कि उनको पढ़नी है। अब मैं मृदा विक्रिया अगर चैप्टर की बात करूं तो आपके टीचर ने अगर ये पढ़ाया होगा तो कम से कम 10 पेज इसमें भरवाए होंगे आपके। और मैं यहाँ आपकी मेरी जो ज़्यादातर वीडियो रहेगी वो 25 मिनट की रहेगी, 25 या 30 मिनट की। और 25 या 30 मिनट में आपको ये टॉपिक यहीं पर इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपको मेरे ख्याल से दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 5 मृदा अभिक्रिया। और मैं शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, आप अभी 12th एग्रीकल्चर में हो और 12th एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को फाउंडेशन की आवश्यकता होती है। वो चाहता है कि उसको 12th के साथ साथ जेड की तैयारी भी मिल जाए। तो इसके लिए हमारा फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जहां आपको तीनों ही सब्जेक्ट फाउंडेशन के साथ मिलेंगे, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपकी जो तीनों सब्जेक्ट है इसकी बेहतर तैयारी होगी, जिससे आपकी जो 12th में कम से कम 95% तो बनेगी। इसके साथ साथ आपका एक ही बार में जो जेड परीक्षा है, जो CUET की परीक्षा है, ICR की परीक्षा है, उसमें एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप लोग फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं अपने चैप्टर 5 मृदा अभिक्रिया के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कोई सा भी चैप्टर जब शुरू करता हूँ तो शुरू करने का मेरा पहला एक ही दृष्टिकोण रहता है कि मैं सबसे पहले उस चैप्टर की हेडिंग्स के नाम लिखता हूँ कि उस चैप्टर से मुझे कौन कौन सी हेडिंग पूछी जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ कि इस चैप्टर से मुझे कौन कौन से पॉइंट पूछे जा सकते हैं, तो पहला पॉइंट मुझे इस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा, पहला पॉइंट मुझे इस चैप्टर से पूछा जाएगा मृदा अभिक्रिया क्या है। पहला पॉइंट क्या पूछा जाएगा, पहला पॉइंट मुझे पूछा जाएगा मृदा अभिक्रिया से कि मृदा अभिक्रिया क्या है। दूसरी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो दूसरा प्रश्न मुझे पूछा जाएगा इस चैप्टर से, वो मुझे पूछा जाएगा मृदा pH क्या है। मृदा pH क्या है, वह मृदा POH क्या है। एक pH और एक POH दोनों से प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न मुझे इस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा, तीसरा प्रश्न मुझे यहां से पूछा जाएगा pH स्केल क्या है, pH स्केल क्या है। तीसरा प्रश्न मुझे यहां से पूछा जाएगा। चौथी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, जो मुझे चौथा प्रश्न यहां से पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मुझे pH का महत्व, pH का महत्व। पांचवी अगर चीज में बात करूं स्टूडेंट, जो मुझे पूछी जाएगी वो मुझे पूछी जाएगी मृदा pH को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा pH को प्रभावित करने वाले कारक। और छठवीं और सबसे लास्ट जो चीज मुझे पूछी जाएगी वो मुझे पूछी जाएगी उभय प्रतिरोध, उभय प्रतिरोध। यानी स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पाठ की रूपरेखा की बात करूं कि कौन कौन से प्रश्न, कौन कौन सी हेडिंग मुझे पूछी जाएगी, तो मैंने आपके सामने रखी। ये जो आपकी 6 हेडिंग है, ये 6 हेडिंग आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। 6 हेडिंग कौन कौन सी, मृदा अभिक्रिया, मृदा pH और POH, pH स्केल, pH का महत्व, मृदा pH को प्रभावित करने वाले कारक और उभय प्रतिरोध। अब मैं एक एक से बारीकी से आपको बताता हूं कि मृदा अभिक्रिया क्या है, मृदा pH और मृदा POH क्या है, pH स्केल क्या है, pH का महत्व क्या है, मृदा pH को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं और उभय प्रतिरोध क्या है।
तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इन सारी चीजों को हम किस तरह से कवर करते हैं और हमें इस तरह से बात करेंगे कि हमारी जो सारी चीजें हैं वो बेसिकली क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आप अगर ये वीडियो देखते हो तो ये वीडियो देखने में ही आपका जो सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिकली रूप से आपको ये समझ में आ जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न आता है, सबसे पहला जो मेरा प्रश्न होता है वो होता है मृदा अभिक्रिया से। अब मृदा अभिक्रिया क्या है, हम सबसे पहले यही चीज जानते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, वो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो है मृदा अभिक्रिया। मृदा अभिक्रिया क्या है? पहला प्रश्न हमारा यही पुट अप होता है कि मृदा अभिक्रिया क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे जो चैप्टर का नाम है वो नाम भी क्या है, मृदा अभिक्रिया है। अब हम जानेंगे मृदा अभिक्रिया क्या है। आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही आपसे कह दिया, रटना मेरे यहाँ मना है। आप जब भी मेरे चैनल पर आओ स्वतंत्र होकर आओ, फ्री माइंड से होकर के आओ, रटना कुछ भी नहीं है, मस्त आओ आप। चलिए, अब अगर मैं मृदा अभिक्रिया की बात करूं तो मृदा में क्या होते हैं, H+ आयन होते हैं। H+ आयन व OH- आयन होते हैं। H+ आयन और OH- आयन पाए जाते हैं। मृदा में इन आयनों के बीच का जो संबंध है, मृदा में इन आयनों के बीच का संबंध, वो संबंध क्या कहलाता है, वो संबंध कहलाता है मृदा अभिक्रिया। आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता हुई, कुछ भी रटने की आवश्यकता आपको नहीं है। मृदा में H+ और OH- आयनों के मध्य का संबंध क्या कहलाता है, मृदा अभिक्रिया कहलाती है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए मृदा अभिक्रिया क्या है, तो मृदा में H+ और OH- आयनों के मध्य संबंध क्या कहलाता है, मृदा अभिक्रिया कहलाती है। एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि मृदा अभिक्रिया का महत्व क्या है, मृदा अभिक्रिया का महत्व क्या है। तो अगर स्टूडेंट्स आपसे प्रश्न क्या पूछा जाए कि मृदा अभिक्रिया का महत्व क्या है, तो अगर मैं मृदा अभिक्रिया के महत्व की बात करूं तो मृदा अभिक्रिया से हमें मृदा की क्षारीय अम्लीय एवं उदासीन प्रकृति का पता चलता है, एवं उदासीन प्रकृति का पता चलता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मृदा अभिक्रिया का महत्व क्या है, तो आपको केवल एक लाइन लिखनी है कि मृदा अभिक्रिया से मृदा की क्षारीय, अम्लीय एवं उदासीन प्रकृति का पता लगाया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मृदा अभिक्रिया का पॉइंट हुआ क्लियर। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा मेरा पॉइंट क्या था, दूसरा मेरा पॉइंट था स्टूडेंट मृदा पीएच। क्या था, मृदा पीएच। चलिए, अगर मैं पीएच की बात करूं स्टूडेंट्स, तो पीएच क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। अगर मैं पीएच की बात करूं, पीएच का यहां जो अर्थ होता है पीएच, पीएच को हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी अगर मैं पीएच की फुल फॉर्म बात की जाए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, और अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक। अब देखो, मैं बात करूंगा डायरेक्ट एग्जाम व्यू से कि आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि मृदा पीएच क्या है, तो आप या तो क्या लिख सकते हो, पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। यह हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक होता है। लेकिन इतना तो शायद आप किसी को याद नहीं होगा। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी पावर अच्छी होगी, कैचिंग पावर, तो वो इसको याद कर लेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स इसको याद नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लिखना है, जो परिभाषा एसपीएल सोरेनसन ने दी वो वाली परिभाषा आप लिखो। आप परिभाषा में क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि 1 लीटर मृदा विलयन में उपस्थित
1 लीटर मृदा विलयन में उपस्थित ग्राम H प्लस आयनों की मात्रा मृदा पीएच कहलाती है। मृदा पीएच कहलाती है। चलिए, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा मृदा पीएच क्या है। आप लोग क्या बताओगे? आप लोग बताओगे कि 1 लीटर मृदा विलयन में उपस्थित ग्राम H प्लस आयनों की मात्रा क्या कहलाती है? मृदा पीएच कहलाती है। आप कुछ मत लिखो, केवल यही लिखो कि 1 लीटर मृदा के घोल में उपस्थित H प्लस आयनों की मात्रा क्या कहलाती है? मृदा पीएच कहलाती है। 1 लीटर मृदा विलयन में उपस्थित 1 ग्राम हाइड्रोजन आयनों की मात्रा क्या कहलाती है? मृदा पीएच कहलाती है। अब ये तो बात किसकी होगी? मृदा पीएच की होगी। एक मैंने आपको क्या बताया? एक मैंने आपको बताया मृदा पीओएच। अब पीओएच की परिभाषा क्या होगी? पीओएच भी इसके समान है। पीओएच इसके समान कैसे है? ये 1 लीटर मृदा विलयन में उपस्थित किसकी मात्रा है? ग्राम हाइड्रोजन आयनों की मात्रा। ये तो किसकी मात्रा हो गई? ये मात्रा हो गई ग्राम हाइड्रोजन आयनों की। और पीओएच किसकी मात्रा होगी? पीओएच होगी ग्राम OH माइनस आयनों की मात्रा। परिभाषा सेम होगी, यानी 1 लीटर मृदा विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयनों की मात्रा क्या कहलाएगी? मृदा पीएच। और OH माइनस आयनों की मात्रा क्या कहलाएगी? मृदा पीओएच कहलाएगी। तो पीएच और पीओएच दोनों ही अपने क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। पीएच क्या है? 1 लीटर मृदा विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की मात्रा। पीओएच क्या है? 1 लीटर मृदा विलयन में उपस्थित OH माइनस आयनों की मात्रा। अब एक आता है इसमें संबंध। क्या पूछा जाता है? पीएच और पीओएच में संबंध, दोनों में संबंध आपसे पूछा जाएगा। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स पीएच प्लस पीओएच, पीएच प्लस पीओएच, अगर मैं पीएच और पीओएच के जोड़ की बात करूं तो इन दोनों का योगफल कितना होता है? इन दोनों का योगफल होता है 14। कितना होता है? 14। अगर मैं इन दोनों के गुणनफल की बात करूं, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? 10 की घात माइनस के 14। कितना होगा? 10 की घात माइनस के 14। वैसे आपको एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि पीएच और पीओएच का योग होता है, तो इनका योग कितना होगा? योग होगा इनका 14। 2 पॉइंट मेरे क्लियर हो गए। 3 पॉइंट। एक तो कौन सा? मृदा अभिक्रिया क्या है, मृदा अभिक्रिया का महत्व, मृदा पीएच और मृदा पीओएच। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है पीएच स्केल। क्या आता है? पीएच स्केल। चलिए स्टूडेंट अब हम जाने तक पीएच स्केल। अब पीएच स्केल से कैसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। अगर मैं पीएच स्केल की बात करूं स्टूडेंट्स, तो पीएच स्केल का सबसे पहले हम जानते हैं आविष्कार। आपसे पूछेगा कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? आविष्कार आपको पता है किसने किया? SPL सोरेनसन ने। पीएच स्केल का आविष्कार SPL सोरेनसन ने किया। इसका आविष्कार कब किया? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पीएच स्केल का आविष्कार कब हुआ, तो 1909 में हुआ। किसने किया? SPL सोरेनसन ने किया। कब हुआ? 1909 में हुआ। आगे अगर मैं बात करूं पीएच स्केल कार्य क्या करता है, पीएच स्केल का कार्य क्या है, तो पीएच स्केल का जो कार्य है वो है मृदा पीएच ज्ञात करना। क्या है? मृदा पीएच ज्ञात करना। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा पीएच स्केल का कार्य क्या है, या मृदा का पीएच किसके द्वारा मापा जाता है, तो मृदा का पीएच किसके द्वारा मापा जाएगा? पीएच स्केल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं पीएच स्केल की रेंज आपसे पूछी जाती है कि पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है, तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज होती है इसकी 0 से लेकर के 14। कितनी होती है? 0 से लेकर के 14 तक पीएच स्केल की क्या होती है? रेंज होती है। अगर मैं इसमें कुल पाठ्यांक की बात करूं कि पीएच स्केल में कुल कितने पाठ्यांक या कुल कितने निशान होते हैं, वो कितने होते हैं? 15 होते हैं। 0 से लेकर के 14 तक कुल पाठ्यांक कितने हुए? कुल पाठ्यांक हुए हमारे 15। नेक्स्ट में अगर बात करूं स्टूडेंट्स, आगे आपसे क्या प्रश्न पूछा जाता है, नेक्स्ट में अगर इसकी बात करूं तो जब हम कहां जाते हैं? पीएच स्केल में जाते हैं, तो मैं 3 प्रकार का वर्गीकरण मिलता है पीएच स्केल में। अब तीनों प्रकार के वर्गीकरण को मैं आपको बता देता हूं। कौन कौन सा वर्गीकरण आपसे पूछा जाएगा? एक तो आपसे पूछा है अम्लीय,
अम्लीय। दूसरा आपसे पूछा जाएगा क्षारीय। तीसरा आपसे पूछा जाएगा उदासीन। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। पीएच में 3 तरह के परिवर्तन होते हैं। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा एग्जाम में? आपसे प्रश्न पूछेगा अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो कितने हो 7 से कम हो। 7 से कम पर मृदा क्या होती है, अम्लीय होती है। अगर मैं बात करूं क्षारीय, कितना होगा 7 से अधिक। 7 से अधिक पर क्या होगी, क्षारीय। अगर मैं बात करूं कितना पीएच हो 7 हो, तो क्या होगी, उदासीन। अब एक प्रश्न यहां आपको पूछा जाता है, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, कृषि योग्य मृदा। क्या पूछा जाएगा, कृषि योग्य मृदा। अब कृषि योग्य मृदा के अगर मैं पीएच मान की बात करूं स्टूडेंट, तो इसका जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 6.5 से 7.5। कितना होता है, 6.5 से 7.5 होता है। अगर मैं पीएच स्केल से बात करूं तो इतने प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और जब हम पीएच स्केल में आगे बढ़ते हैं, जब हम पीएच स्केल में क्या जाते हैं, आगे जाते हैं, पीएच स्केल में जैसे ही हम कहां जाते हैं, आगे जाते हैं, तो आगे जो H+ आयन है, H+ आयनों की सांद्रता में 10 के अनुपात में कमी होती है। क्या होती है, 10 के अनुपात में कमी होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पीएच स्केल में आगे बढ़ने पर H+ आयनों की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, तो H+ आयनों की मात्रा में 10 के अनुपात में क्या होती है, कमी होती है। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा तुमसे 12th में? 12th में तुम्हें प्रश्न पूछा जाएगा पीएच स्केल क्या है, तो आपको पता चलेगा कि पीएच स्केल वह उपकरण है जिसके द्वारा मृदा का पीएच ज्ञात करते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया, एसपीएल सोरेनसन ने किया। कब किया, 1909 में किया। इसकी रेंज कितनी होती है, तो रेंज उसकी 0 से 14। पाठ्यांक कितने होते हैं, कुल 15 पाठ्यांक होते हैं। इसको 3 पार्टों में बांटते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अम्लीय कितना होगा, 7 से कम, क्षारीय 7 से अधिक, उदासीन 7। खेतियों की मृदा का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 7.5 होता है। अगर मैं इसमें पीएच स्केल में आगे जाऊं तो क्या परिवर्तन होते हैं, आगे जाने पर 10 के अनुपात में क्या हो जाती है, 10 के अनुपात में कमी होती जाती है। यानी मेरे 3 पॉइंट यहाँ क्लियर हो गए। नेक्स्ट में अगर बात करूं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है पीएच में परिवर्तन के कारक। पीएच परिवर्तन के कारक, तो पीएच परिवर्तन कारक की अगर मैं बात करूं, एक प्रश्न आता है पीएच परिवर्तन कारक। अगर मैं मृदा पीएच परिवर्तन कारक की बात करूं तो इसमें 2 तरह के कारक आपको मिलते हैं। अब 2 तरह के कारक कौन कौन से हैं, एक तो आता है आपका अम्ल उत्पादक कारक, अम्ल उत्पादक कारक। दूसरा जो आपका आता है वो आता है क्षार उत्पादक कारक। एक तो अम्ल उत्पादक कारक आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, क्षार उत्पादक कारक। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मृदा में अम्ल उत्पादक कारक कौन कौन से हैं, मृदा में क्षार उत्पादक कारक कौन कौन से हैं, या पीएच में परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं। इस तरह से आपको प्रश्न पूछेगा, तो आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं, जो कि मैं आपको यहां बता देता हूं। अगर मैं अम्ल उत्पादक कारकों की बात करूं तो इसमें एक तो क्या आ जाएगा, अम्लीय उर्वरक। क्या आ जाएगा इसमें, अम्लीय उर्वरक। ये कैसा है, क्षार उत्पादक कारक। तो यहां क्या आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे आपके क्षारीय उर्वरक। क्या आएगा यहां आएगा क्षारीय उर्वरक। ऊपर क्या हो गया, अम्लीय उर्वरक, नीचे क्या हो गए, क्षारीय उर्वरक। आगे अगर मैं बात करूं दूसरा, यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका अति वर्षा, अति वर्षा। यहां क्या आ जाएगा आपका, वर्षा की कमी। यहां क्या आ जाएगा, वर्षा की कमी। यहां तो क्या हो गया, अति वर्षा, यहां क्या हो गया, वर्षा की कमी। यहां अगर मैं बात करूं, यहां कौन सा कारक आ गया, अम्लीय उर्वरक हो गए, अति वर्षा हो गई। आगे अगर मैं बात करूं कार्बनिक पदार्थ, क्या आ जाएगा, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता। क्या आ जाएगा, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता। आगे यहां क्या आ जाएगा, सूक्ष्म जीवों की अधिकता, सूक्ष्म जीवों की
अधिकता। कोई से भी 4 कारक आपसे पूछे जाएंगे तो आपके 4 कारक कौन से हो गए? अम्लीय उर्वरकों का उपयोग, अतिवर्षा, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता, सूक्ष्म जीवों की अधिकता, ये आपके क्या हो गए? 4 कारक हो गए। नेक्स्ट अगर मैं क्षार उत्पादक कारक में बात करूं तो क्षारीय उर्वरकों का उपयोग हो गया, वर्षा की कमी हो गई। नेक्स्ट में अगर बात करूं यहाँ लवणीय जल से सिंचाई, क्या हो गया? लवणीय जल, जब हम क्या करते हैं? लवणीय जल से सिंचाई कर देते हैं, जल से सिंचाई। यहाँ एक क्या आ जाता है? एक यहाँ था जल निकास की कमी, जल निकास की कमी। तो ये क्या हो गए? ये आपकी हो गई क्षार उत्पादक कारक। 2 तरह के कारक आपसे पूछे जाते हैं, पीएच परिवर्तन कारक, अम्ल उत्पादक कारक और क्षार उत्पादक कारक। दोनों के आपसे क्या पूछे जाएंगे? नाम पूछे जाएंगे। आप आसानी से इन दोनों के क्या बता सकते हो? नाम बता सकते हो। नेक्स्ट में अगर बात करूं स्टूडेंट्स, आगे कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं? अगर मैं अगले पॉइंट पर चलूं तो आगे आपको क्या पूछे जाते हैं? मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। अगर मैं क्या बात करूं, पीएच को, मृदा पीएच है, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अब आपसे पूछा जाएगा मृदा पीएच को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मृदा पीएच को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो यहाँ जनरली आपको नाम बताना होता है सिर्फ कि कौन कौन से कारक मृदा पीएच को प्रभावित करते हैं। क्या बताना है? जनरली आपको नाम बताना है। अब मैं आपको अगर नाम बताऊं कि मृदा पीएच को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो एक तो आपको क्या प्रभावित करता है? जलवायु, जलवायु। दूसरा आपका कौन सा आता है? यहाँ जैवमंडल आता है, जलवायु है, जैवमंडल है। तीसरा है आपका यहाँ पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ। चौथा है यहाँ आपका पोषक तत्व, पोषक तत्व। पांचवा जो है आपका सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। छठवां यह है आपका कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। और सातवां यहां हो जाएगा आपका मृदा की प्रकृति, मृदा की प्रकृति। यानी आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? आपसे जनरली वे में प्रश्न पूछेगा कि मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। केवल आपको 2 या 3 कारक लिखने होते हैं, तो इसमें कारक कौन कौन से होंगे? फर्स्ट जलवायु, उसके बाद जैवमंडल, उसके बाद पैतृक पदार्थ, फिर पोषक तत्व, सूक्ष्म जीव, कार्बनिक पदार्थ और मृदा की प्रकृति। ये कारक ओनली आपसे पूछे जाते हैं। हमने यहाँ तक लगभग सारे ही जो टॉपिक है इस चैप्टर के क्लियर कर लिए। नेक्स्ट एक प्रश्न और आता है, इससे एक जो पॉइंट है वो और बचा है। वो पॉइंट कहां से आता है? पॉइंट आपका आता है उभय प्रतिरोध, उभय प्रतिरोध। एक प्रश्न आपको पूछा जाता है उभय प्रतिरोध, उभय प्रतिरोध। आपको इसकी केवल डेफिनेशन पूछी जाती है, यानी परिभाषा आपको केवल इसकी पूछी जाएगी। प्रश्न बनता है कि उभय प्रतिरोध क्या है। तो अगर मैं आपको उभय प्रतिरोध बताना चाहूं तो थोड़ा सा गौर करना है इधर। जैसे मान लो कोई मृदा है, उस मृदा में हम थोड़ी मात्रा में क्या मिलाते हैं? या तो अम्ल मिलाते हैं थोड़ी मात्रा में, या हम उस मृदा में थोड़ी मात्रा में क्या मिलाते हैं? क्षार मिलाते हैं। यदि किसी मृदा में थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके पीएच में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, तो इस प्रकार की मृदा क्या कहलाएगी? उभय प्रतिरोध मृदा कहलाएगी। और मृदा का यह गुण क्या कहलाएगा? उभय प्रतिरोध कहलाएगा। आपसे केवल प्रश्न पूछा जाता है कि उभय प्रतिरोध क्या है। तो उभय प्रतिरोध क्या है? किसी मृदा में थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके पीएच में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसका यह गुण क्या कहलाता है? उभय प्रतिरोध कहलाता है। तो इस चैप्टर में आपको इतने सारे केवल पॉइंट पूछे जाते हैं जो मैंने आपको यहाँ बताया। मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ। चलिए, सबसे पहले हमने क्या जाना कि इस चैप्टर से आपको कौन कौन से पॉइंटों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट है यहाँ? एक तो मृदा अभिक्रिया, एक मृदा पीएच और पीओएच, पीएच स्केल, पीएच का महत्व, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक और उभय प्रतिरोध। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ सबसे पहले बात की मृदा अभिक्रिया। मृदा अभिक्रिया क्या है? मृदा में H+ और OH- आयनों के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को क्या कहा जाता है? मृदा अभिक्रिया कहा जाता है। मृदा अभिक्रिया का महत्व क्या है? इससे हमें मृदा की क्षारीय, अम्लीय एवं उदासीन प्रकृति का पता चलता है। नेक्स्ट में अगर बात करें स्टूडेंट्स मृदा पीएच, पीएच का फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि आपको थ्योरी में किस तरह से लिखना है, तो आपको क्या लिखना है? 1 लीटर मृदा विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयनों की मात्रा क्या कहलाती है? मृदा पीएच कहलाती है। ये परिभाषा जो दी गई वो SPL सोरेनसन के द्वारा दी गई।
1 लीटर मृदा विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयनों की मात्रा मृदा पीएच कहलाती है। अगर हम पीओएच की बात करें तो पीओएच क्या होगा? पीओएच हुआ ग्राम हाइड्रोक्सिल आयनों की मात्रा या ग्राम ओएच माइनस आयनों की मात्रा। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला मैंने क्या होता है पीएच स्केल के बारे में बताया। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? एसपीएल सोरेनसन ने। कब किया? 1909 में। कार्य क्या होता है? मृदा पीएच ज्ञात करना। इसकी रेंज क्या होती है? 0 से 14, यानी पाठ्यांक कितने होते हैं? कुल 15 स्कोर पाठ्यांक होते हैं। अम्लीय मृदा का 7, क्षारीय मृदा का 7 से अधिक, उदासीन मृदा का 7 से कम। अगर मैं कृषि योग्य मृदा की पीएच की बात करूं कितना होगा? 6.5 से 7.5। नेक्स्ट में अगर बात करूं, जब हम पीएच स्केल में आगे जाते हैं तो पीएच स्केल में आगे बढ़ने पर पीएच के जो H+ आयन होते हैं, H+ आयनों की सांद्रता में 10 के अनुपात में क्या आती है? कमी आती है। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, नेक्स्ट हमने क्या जाना? पीएच परिवर्तन के कारक। 2 प्रकार के कारक होते हैं, अम्ल उत्पादक कारक और क्षार उत्पादक कारक। दोनों ही कारक मैंने आपको बता दिया। आपको केवल नाम पूछा जाएगा एग्जाम में कि अम्ल उत्पादक कारक कौन कौन से हैं और क्षार उत्पादक कारक कौन कौन से हैं। इसके बाद हमने क्या बात की? मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि मैंने यहाँ आपको बताए थे। और नेक्स्ट अपना क्या था? नेक्स्ट था उभय प्रतिरोध। तो 5वां चैप्टर था, आपको क्लियर हो गया। इतने ही सारे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे आते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब वहां पर दे दूँ। चलिए आज के लिए काफी, थैंक यू।